हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेब3 विद ऑब्जेक्ट प्लेयर और आप देख रहे हैं ब्लॉकचेन बेसिक्स विद ऑब्जेक्ट प्लेयर यानी कि मैं। गाइस, आज की हमारी जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ब्लॉकचेन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ब्लॉकचेन में। और उन टॉपिक में जो पहला टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो है ब्लॉक माइनिंग के माइनिंग क्या होती है ब्लॉकचेन के अंदर और ये किस तरह से काम करती है, इसका प्रोसेस क्या होता है। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे इस वीडियो में वो ये कि कंसेंसस मैकेनिज्म क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है, कौन कौन से कंसेंसस मैकेनिज्म होते हैं और हम इसी वीडियो में कुछ मेजर और फेमस कंसेंसस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज, आज की वीडियो को मिस ना कीजिएगा और ये कंप्लीट एंड तक देखिएगा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी ब्लॉकचेन से रिलेटेड। बाकी गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मैं आपको बता दूं, मैंने हाल ही में ब्लॉकचेन की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जहां पे मैं सिखाता हूं ब्लॉकचेन के बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से विद एग्जांपल्स ताकि आप वेब3 को इजीली समझ सके और जान सके। गाइज, हमने इस सीरीज़ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टॉपिक कवर किए हैं ब्लॉकचेन के रिलेटेड। अगर वो टॉपिक आपने मिस किए हुए हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, आप वहां से जाके उन वीडियोस को लाजमी देखिएगा। और इसके अलावा अगर उन वीडियोस में कोई इशू है या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई क्यूरी है या कोई ऐसा नया टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसके अलावा आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस है contact@objectplayer.com। और अगर आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं, मेरे काम के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरा पोर्टफोलियो विजिट कर सकते हैं www.objectplayer.com। तो गाइज, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारी आज की वीडियो के टॉपिक के ऊपर। जो पहला टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं वो ब्लॉक माइनिंग। तो गाइज, ब्लॉक माइनिंग क्या होती है, मतलब माइनिंग का मतलब क्या होता है। ब्लॉक माइनिंग का मतलब ये होता है कि जब भी कोई आप ट्रांज़ैक्शन इनिशिएट करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं किसी बंदे को कुछ टोकन सेंड कर रहा हूँ, तो वो एक ट्रांज़ैक्शन को इनिशिएट करना है। जैसे मैं सेंड करता हूँ ट्रांज़ैक्शन ब्रॉडकास्ट हो जाती है। अब वो ट्रांज़ैक्शन जब इनिशिएट होती है ना, वो क्या करती है कि एक पूल बना होता है जहाँ पे सारी पेंडिंग ट्रांज़ैक्शंस ऐड हो रही होती हैं। मतलब वो ट्रांज़ैक्शन अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई है या कंफर्म नहीं है, वो सिर्फ उस पूल में जाके ऐड होते हैं। उस पूल को हम कहते हैं मीम पूल। अब ट्रांज़ैक्शन जाके उस पूल में ऐड होती है। अब वहाँ पे जाके एक नोड होता है, वो जो क्या करता है वहाँ से कुछ ट्रांज़ैक्शंस पिक करता है। पिक करने के बाद जैसे वो ट्रांज़ैक्शन पिक करेगा, वो उसको वैलिडेट करेगा, उसको वेरीफाई करेगा क्या ये ट्रांज़ैक्शन सही है। मिसाल के तौर पे मैं किसी को 10 इथेरियम सेंड कर रहा हूँ, तो क्या मेरा बैलेंस इतना है भी या नहीं था। इस तरह की चीज़ें मतलब देखी जाती है। वो ट्रांज़ैक्शन को वेरीफ़ाई करता है। जब वेरीफ़ाई कर लेता है, वो क्या करता है, पैकिंग करता है। पैकिंग जैसा कि आपको पता है कि हमने ब्लॉक का पढ़ा था कि ब्लॉक के अंदर मल्टीपल ट्रांज़ैक्शंस होती हैं। वो क्या करता है, एक पैक बनाता है या एक बॉक्स बनाता है, उसके अंदर ट्रांज़ैक्शन ऐड करता रहता है। इस तरह से क्या होता है कि हमारा एक नया ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। अब वो क्या करेगा, उस ब्लॉक को जो ब्लॉकचेन के ऑलरेडी ब्लॉक्स होंगे उनके साथ प्रीवियस हैश के थ्रू नया ब्लॉक ऐड करेगा। तो ये जो सारा काम होता है, ये जो सारा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं ब्लॉक माइनिंग। तो गाइस, अभी आप समझ गए हैं कि ब्लॉक माइनिंग क्या है। तो इसको हम दूसरे वर्ड में सोचें कि ये क्या चीज़ है। तो ब्लॉकचेन ऑलरेडी बना हुआ है, उसके अंदर मल्टीपल ब्लॉक आपस में ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। जो ब्लॉक माइनिंग में होती है वहाँ पे क्या होता है कि आपका एक नया ब्लॉक क्रिएट होता है और वो क्रिएट होने के बाद पुराने जो ब्लॉक्स होते हैं उनके साथ लिंक होते जाता है, उनके बीच में कनेक्शन हो जाता है। सही, इसको हम कहते हैं ब्लॉक माइनिंग, मतलब नया ब्लॉक क्रिएट करना, ये ब्लॉक माइनिंग है। अब ये ब्लॉक माइनिंग जो करता है बंदा या जो नोड करता है, हम उसको ब्लॉक माइनर या वैलिडेटर कहते हैं। वैलिडेटर क्यों कहते हैं ये हम आगे जाके इस वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए आप कह सकते हैं कि वो माइनर है या वैलिडेटर है। अब कंसेंसस मैकेनिज्म क्या होता है ब्लॉकचेन में, आपने बहुत बार सुना होगा कि कंसेंसस मैकेनिज्म होते हैं, ये क्या चीज़ होती है, या ये बार बार यूज़ होने वाली टर्म है जो ब्लॉकचेन में आपने ना बहुत बार सुनी होगी। कंसेंसस होता क्या है, अब जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है कि वहाँ पे जो डिसीजन होता है वो कोई एक बंदा नहीं करता, मल्टीपल बंदों ने आपस में एग्रीमेंट करना होता है कि भाई ये डिसीजन कैसे होगा, किस तरह होगा। ये जो एग्रीमेंट होता है इसको हम कंसेंसस कहते हैं। तो यहाँ पे कि ब्लॉकचेन किस तरह से काम करेगा,
तो वो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम कंसेंसस कहते हैं। मिसाल के तौर पे नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड n इस तरह से आपस में मिलके एक डिसाइड करते हैं प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम कंसेंसस कहते हैं और वो ब्लॉकचेन में ऑलरेडी बिल्ट इन होता है। मतलब उसी बिल्ट प्रोसेस के थ्रू ही बाकी सारा ब्लॉकचेन का काम चलता है। और इसकी एक एग्जांपल देख लें, अभी जैसे हमने माइनर की बात की कि माइनर क्या होता है कि वो ब्लॉक ऐड करता है ब्लॉकचेन में, तो वो माइनर कौन होगा, आखिर वो काम कौन करेगा। तो ये डिसाइड करना है इन सारे नोड में से ब्लॉक माइनर कौन बनेगा या वैलिडेटर कौन बनेगा जो न्यू ब्लॉक क्रिएट करेगा, ये कंसेंसस मैकेनिज्म है। अब कंसेंसस के बहुत ज़्यादा टाइप्स होते हैं, आपने बहुत ज़्यादा सुने होंगे या देखे होंगे, ब्लॉकचेन में मोस्टली यूज़ होते हैं, जिसमें से प्रूफ ऑफ वर्क है, प्रूफ ऑफ स्टेक है, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ वर्क है, प्रूफ ऑफ एक्टिविटी है, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी है, प्रूफ ऑफ बर्न है, उसके अलावा प्रूफ ऑफ हिस्ट्री है और बहुत ज़्यादा। तो आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, जो मेजर 3 कंसेंसस है जो बहुत ज़्यादा फेमस है और जो यूज़ होते हैं मोस्टली, हम उनके बारे में सीखेंगे इस वीडियो में, जो कि है प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक और डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। क्या होते हैं ये 3 मैकेनिज्म, ये किस तरह से काम करते हैं। तो गाइस चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले प्रूफ ऑफ वर्क। अब प्रूफ ऑफ वर्क को अगर आप समझना चाहते हैं, आप इस तरह से समझें कि एक रेस हो रही है, एक रेस हो रही है। अब रेस में विनर कौन होता है, जो सबसे पहले फिनिश लाइन के ऊपर पहुंचता है वो विनर होता है। सिमिलरली प्रूफ ऑफ वर्क है, प्रूफ ऑफ वर्क में एक रेस हो रही होती है, लेकिन इस रेस में आपने भागना नहीं होता, बल्कि यहाँ पे आपने कोई एक पजल सॉल्व करना पड़ता है। वो पजल होता है, वो मैथमेटिकल पजल होता है। अब ये जो मैथमेटिकल पजल है ना, ये इस तरह से नहीं है कि आप इजीली 2 + 2 = 4 कह दोगे और सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये अच्छा खासा डिफ़िकल्ट होता है और इसके लिए अच्छी खासी कंप्यूटेशन चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने सिस्टम पे जाएंगे, वहाँ पे पूरा आप एक एक प्रोग्राम सेट करेंगे, वो जाके उसको सॉल्व करेगा, उस पजल को। जो सबसे पहले उस पजल को सॉल्व कर लेगा वही विनर होगा, और जो विनर होगा उसको चांस मिलेगा कि वो एक नया ब्लॉक क्रिएट कर सके। तो जो ब्लॉक माइनिंग का कॉन्सेप्ट आया ना, वो इसी प्रूफ ऑफ वर्क से आया था, यहीं से आया था। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका एक पजल दिया जाएगा सारे नोड को, और उनको कहा जाएगा इसको सॉल्व करें। जो सबसे पहले सॉल्व कर लेगा वो क्या होगा, माइनर होगा, और वही नया ब्लॉक जनरेट करेगा। अब जो प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, क्या इसके प्रोज है, क्या कौन से। जो सबसे पहला प्रोज है या फ़ायदा है वो ये कि हाईली सिक्योर है, इसको बहुत बहुत ज़्यादा सिक्योर माना जाता है और है भी सही। इसके अलावा इसको जो अटैक करना है वो बहुत महंगा पड़ता है। जो ये प्रूफ ऑफ वर्क है, इसको अटैक करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली या महंगा पड़ जाता है। उसकी रीज़न ये कि यहाँ पे अगर आपने इसको अटैक करना है तो सबसे पहले आपने माइनर बनना पड़ेगा। माइनर के लिए आपने क्या करना पड़ेगा कि वहाँ पे जाके अच्छे खासा एक पजल है उसको सॉल्व करना है, और उसके बाद जाके आप इसको अटैक कर सकते हैं। तो ये अच्छा खासा कॉस्टली अटैक इफेक्ट होता है। इसके अलावा इसके जो नुकसान है प्रूफ ऑफ वर्क के, वो ये कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है, यानी कि बिजली का जो खर्च है, वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे अच्छी खासी बिजली ज़ाया हो जाती है, और ये बहुत ज़्यादा स्लो नेटवर्क है, क्योंकि जो आपको कोई पजल मिला है वो ये नहीं है कि आपका 1 मिनट में या 1 सेकंड में हल हो जाएगा। उसको अच्छा खासा टाइम लगता है, अच्छी खासी आपकी आइट्रेशन होती है, उसके बाद जाके वो पजल सॉल्व होता है। तो ये थोड़ा सा स्लो भी है, और जो इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा है ना, और यही मेन रीज़न बना था कि ब्लॉकचेन के अंदर जो आपने देखा होगा ब्लॉक माइनिंग के ऊपर बैन लगा था। तो उसकी मेन रीज़न सिर्फ यही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो बहुत ज़्यादा ज़ाया होती थी। एग्जाम्पल की बात करें तो प्रूफ ऑफ वर्क है, उसके जो एग्जाम्पल्स में हम देखें कि जैसे कि बिटकॉइन है, वो प्रूफ ऑफ वर्क यूज़ करता है। उसके अलावा लाइट कॉइन है, डोज कॉइन है, ये जितने ब्लॉकचेन है ये सारे प्रूफ ऑफ वर्क को यूज़ करते हैं अपने कंसेंसस मैकेनिज्म। इसके अलावा गाइस अब हम जाते हैं हमारे दूसरा टाइप है जो कंसेंसस मैकेनिज्म है, वो है प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है गाइस, आपने सुना होगा इसके बारे में भी कि एक कंसेंसस मैकेनिज्म जिसको प्रूफ ऑफ स्टेक कहते हैं। आप इसको इस
इसको समझने के लिए आप इस तरह से, जैसे पिक्चर दी हुई, इस तरह से अज्यूम कर सकते हैं कि एक जार है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉइन ऐड है। अब होता क्या है कि जो नोट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने कॉइन को स्टेक करते हैं। स्टेक से अभी आप ये समझते हैं कि हम उनको लॉक करते हैं। लॉक करने के बाद क्या होता है कि जैसे ये जार दिख रही है, इसके अंदर सारे अपने अपने कॉइन रख लेते हैं नोट, और फिर क्या होता है, यहाँ से जार में से कॉइन निकाला जाता है। जिसका कॉइन आ जाता है वही माइनर बनता है। तो गाइस आप समझ गए कि मतलब ये क्या, यहाँ पे ये होता है कि आपके अपने कॉइन स्टेक करने होते हैं। तो जितने ज़्यादा स्टेक करेगा उसको उसके इतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो एक ब्लॉक माइनर सम हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई माइनिंग नहीं हो रही, यानी कोई वर्क नहीं हो रहा है इतने ज़्यादा। इसी वजह से जो मैंने आपको शुरू में कहा था, जो ब्लॉक क्रिएट करने वाले को हम माइनर की जगह वैलिडेटर भी कह सकते हैं। उसकी रीज़न ये प्रूफ ऑफ स्टेक है। और बाकी जितने भी कंसेंसस मैकेनिज्म है जहाँ पे हम माइनिंग नहीं करते, जहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क इस्तेमाल नहीं होता, तो वहाँ पे माइन टर्म नहीं होती ना, क्योंकि उसके साथ मैच नहीं हो रही, तो उसको हम वैलिडेटर भी कहते हैं। अब इसके अगर प्रूफ ऑफ स्टेक के अगर हम फ़ायदे या नुकसान देखें, तो सबसे पहला इसका फ़ायदा यही जो नुकसान था प्रूफ ऑफ वर्क का, कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़ाया होती थी। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी ज़ाया नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे आपने कोई कंप्यूटेशन तो करनी नहीं है, ना कोई पजल सॉल्व करना है। आपने बस स्टेक में जाना है, पूल में जाना है और देखना है जिसने सबसे ज़्यादा स्टेक किए हैं वहाँ से बंदे को पिक कर लेना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इतनी कंज्यूम नहीं होती, और ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि आपने अगेन कोई कंप्यूटेशन तो करनी नहीं है, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट होता है बनस्बत प्रूफ ऑफ वर्क के। और नुकसान जो है इसका वो ये है कि जैसे कि वो मैंने आपको चार्ट दिखाई थी, उसके अंदर आप कॉइन स्टेक कर रहे हो। अब जो अमीर बंदे होते हैं उनके पास तो कॉइन भी ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा कॉइन या बहुत ज़्यादा टोकन स्टेक कर लेंगे। जो ज़्यादा टोकन स्टेक करने से मतलब ये कि उनके जो चांसेस हैं कि वो वैलिडेटर बने या माइनर बने, वो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो नुकसान ये है कि जो अमीर है उसके फ़ायदे ज़्यादा है बनस्बत जो गरीब है या जिसके पास कम टोकन है, तो उसके चांसेस कम है। प्रूफ ऑफ स्टेक के एग्जांपल्स की बात करें, जो इथेरियम है वो रिसेंटली अभी मूव हुआ है। रिसेंटली तो नहीं कह सकते, 2022 में मूव हुआ है तकरीबन, प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर। उसके अलावा पॉलीगॉन है, आपका सोलाना है, कार्डोनो है, ये जितने भी आपके नेटवर्क हैं ये सारे प्रूफ ऑफ स्टेक यूज़ करते हैं। इसके बाद हम जाते हैं हमारे तीसरे कंसेंसस मैकेनिज्म के पास, जो कि है डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। अब डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक तकरीबन आप कह सकते हैं ये प्रूफ ऑफ स्टेक का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। यहाँ पे ये होता है कि लोग आके वोट करते हैं। तो वोट कैसे होता है, सबसे पहले आपके पास कॉइन होते हैं, आप क्या करते हो, उन कॉइन को स्टेक करते हो। स्टेक करने के बाद आपको वोटिंग पावर मिल जाती है। जब आपके पास वोटिंग पावर आ जाती है, आप क्या करते हैं, कुछ डेलीगेट्स होते हैं। डेलीगेट्स ये कह सकते हैं कि कोई चुने हुए नोट या कोई बहुत अच्छे नोट जो क्या करते हैं कि आप क्या डिसीजन करेंगे, वो आके एक इलेक्शन में खड़े होते हैं। जैसे कि आम इलेक्शन होते हैं हमारे, कुछ बंदे होते हैं वो इलेक्शन में जाके टिकट लेके खड़े हो जाते हैं और हम उनको वोट देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कुछ डेलीगेट्स होते हैं, आपके पास वोटिंग पावर आएगी, टोकन स्टेक करने के बाद आप क्या करोगे, उन डेलीगेट को वोट करोगे। यहाँ पे जिस डेलीगेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, फिर उनके चांसेस हो जाते हैं बाकी कंसेंसस मैकेनिज्म में कि वो आपका जो ब्लॉक होगा वो क्रिएट करेंगे और बाकी डिसीजन करेंगे। तो यहाँ पे क्या चलता है कि वोटिंग मैकेनिज्म चलता है। आप क्या करते हैं कि उन डेलीगेट को वोट करते हैं। अब अगर हम देखे जाए तो डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक है, उसके फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है मतलब ये कि बहुत ज़्यादा तेज़ है बनस्बत बाकी उन दो मैकेनिज़्म के जो अभी हमने पढ़े हैं, और ये एफिशिएंट भी है, क्योंकि ये अगर आप देखें तो ये हमारी जो रियल लाइफ एग्जांपल है वहाँ पे भी देख सकते हैं आप। ऐसा ही होता है कि वोटिंग मैकेनिज़्म होता है, इलेक्शन होते हैं, आप उनको सेलेक्ट करते हैं और वही आगे जाके हमारा काम करते हैं सारी चीज़ें ना। लेकिन इसका जो नुकसान है वो ये कि लेस डिसेंट्रलाइज है। उसकी रीज़न ये कि जो डेलीगेटेड है बंदे हैं या डेलीगेटेड नोड हैं, अब उन्हीं के हाथ में है सारी चीज़ों को कंट्रोल करना।
ऑल्दो आपके पास वोटिंग पावर होती है, आप जब चाहें उनको डिवोट कर सकते हैं या उनसे वापसी पावर छीन सकते हैं, स्टिल आपके जितने भी जो डिसीजंस हो गए हैं वो डेलीगेटेड नोड ही करेंगे। और ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि देखिए डेलीगेटेड जो नोड होते हैं वो ऐसा तो नहीं होता कि पूरा का पूरा नेटवर्क हो, वो कुछ चंद बंदे होते हैं। अब कुछ अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए, ईओस ब्लॉकचेन है, वहाँ पे ये यूज़ होता है। ट्रॉन ब्लॉकचेन है या स्टीम ब्लॉकचेन है, वहाँ पे यूज़ होता है। ईओस के हम एग्जांपल हैं, वहाँ पे 21 वैलिडेटर होते हैं। अब 21 नोड के पास पूरे ब्लॉकचेन की कंट्रोल है। उन 21 में से अगर कोई भी 15 ब्लॉक अगर किसी एक चीज़ को मान लेते हैं, तो वो फिर उसका डिसीजन आपको मानना पड़ता है, मतलब वो ब्लॉक उसके हिसाब से चलता है। तो यहाँ पे है ना, वो डिसेंट्रलाइजेशन है ना, वो नहीं होती। तो ये जो डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक ये थोड़ा सा कम डिसेंट्रलाइज, थोड़ा नहीं कह सकते हैं, कम डिसेंट्रलाइज्ड है बनस्पत बाकी दोनों के, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी डिसेंट्रलाइजेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पे वो और डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक की एग्जांपल्स की बात की जाए तो आपने जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ईओस है, इसके अलावा ट्रोन है या स्टीम ब्लॉकचेन है। तो होप गाइस आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा और जो टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर किए हैं वो आपने सही से सीखे होंगे और समझे होंगे। उसके अलावा गाइस अगर कोई क्यूरी होती है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मुझे ईमेल करना चाहें तो मेरा ईमेल एड्रेस ऑलरेडी गिवन है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। बाकी गाइस अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि इस सीरीज़ की आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर सकें और हम मिलके ब्लॉकचेन को सही तरह से समझ सकें और सीख सकें। तो गाइस अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।